हेलो बच्चों, आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आई होप सभी की अच्छे से तैयारी चल रही होगी। और जैसा मैंने कहा था, जो अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम आने वाला है मैथमेटिक्स का, अपन क्विक रिवीजन की स्टार्ट करेंगे, जिसमें बिल्कुल सिंपल जो जो अपन मुझे लगेगा कि इम्पोर्टेंट ये आने लायक एग्जाम में है, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो यहाँ पर अपन क्विक रिवीजन की बात करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान देना। सबसे पहले जो रिवीजन करेंगे, अपने जो ग्रेजुएशन वाली पार्ट में एलपीपी बुक आती है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले अपन इसका जो बुक का कैसे अपन को क्वेश्चन बनेंगे, और पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लगभग 4 या 5 चैप्टर है अपने पास, है ना। 4 या 5 चैप्टर है, उनका अपन रिवीजन करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देना। सबसे पहले मैंने लिखा जो इम्पोर्टेंट होगा वही अपन डिस्कस करेंगे, बाकी वो इसके अलावा कुछ भी बात नहीं करेंगे। सबसे पहले देखना, यदि मैंने लिख रखा है सारा बोर्ड पे अपने पास, यदि एलपीपी का सुसंगत हल, सुसंगत क्षेत्र, जो सुसंगत क्षेत्र या सुसंगत हल जो होता है, क्या होता है कि जो एलपीपी के ऋणात्मक प्रतिबंध सहित क्या होता है सेटिस्फाइड करे, वही क्या कहलाता है, सुसंगत हल कहलाता है। तो यहाँ पर जो भी अपन एलपीपी की बात करते हैं, यानी कि जो भी अपन समीकरण होगी उनका सुसंगत क्षेत्र अगर बनाते हैं, परिबद्ध आता है, तब जेड का मान, जेड का मैक्सिमम एंड मिनिमम मान ज्ञात किया जा सकता है। यदि जो अगर अपन देखो एलपीपी सोल्व करने के दो तरीके, बहुत सारे तरीके होते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पर अपन पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड और सिंपलेक्स मेथड। ग्राफिकल मेथड जो होता है, केवल दो चरों वाली समीकरणों को सोल्व किया जाता है, उनसे अपन जो मैक्सिमम या मिनिमम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार सिंपलेक्स मेथड में क्या होता है कि दो या दो से अधिक चरों वाली समीकरणों को अपन सोल्व करना सीखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, यदि एलपीपी का जो सुसंगत क्षेत्र होगा, तो यहाँ पर अपन जो ग्राफिकल मेथड जो होगा, है ना, ग्राफिकल मेथड में ही ये लागू हो गया। तो ग्राफिकल मेथड से अपन अगर किसी एलपीपी को सोल्व कर रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, यदि एलपीपी का सुसंगत क्षेत्र, जो भी अपन ग्राफ अगर परिबद्ध बनता है, तब जेड का अपन मैक्सिमम या मिनिमम मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि कोई भी ग्राफ जैसे कि मैं बनाता हूँ, है ना, ये अपने पास ये लाइन बनाई, और यहाँ से मान लो एक और लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ से, क्लियर। तो अगर मेरे को ये क्षेत्र निकालना है ना, तो ये पूरा परिबद्ध है ना, तो परिबद्ध क्षेत्र है, तो ऐसी कंडीशन में अपन जेड का मैक्सिमम एंड मिनिमम मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर क्षेत्र परिबद्ध नहीं होता, परिबद्ध नहीं होता यानी कि अपरिबद्ध, अर्थात जो क्षेत्र होगा ये यहाँ पर जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल इनफाइनाइट हो रहा है, कोई परिमित यानी कि परिबद्ध नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ओनली अपन क्या मान ज्ञात कर सकते हैं, जो एलपीपी का मिनिमम मान ज्ञात कर सकते हैं, बाकी मैक्सिमम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है अपने कि एलपीपी में मैक्सिमम मिनिमम मान कब ज्ञात हो सकता है, परिबद्ध क्षेत्रफल पे। अगर मिनिमम कब प्राप्त होगा, यदि अपना जो क्षेत्र आ रहा, एरिया आ रहा, वो क्या होगा, अपरिबद्ध होगा, तब अपन मिनिमम ज्ञात कर सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। तो मैक्सिमम यानी कि अधिकतम ज्ञात नहीं कर सकते एलपीपी का हल। तो सबसे पहले जो ग्राफिकल मेथड की बात कर रहा हूँ, ग्राफिकल मेथड में होता क्या है कि यहाँ पर अपने पास मेथड है कि कितने अपन तरीके से अपन ग्राफिकल मेथड हो सकता है, बाकी ग्राफ बनाकर ही होगा। बाकी इनके जो प्रकार है, बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकल मेथड की। सबसे पहला आता है अद्वितीय इष्टतम हल। अद्वितीय इष्टतम हल का मतलब होता है कि कोई भी जो एलपीपी होगी उसका केवल और केवल एक ही हल होगा, उस बिंदु पर या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो अद्वितीय इष्टतम हल यानी कि केवल और केवल उस बिंदु पर एक ही हल प्राप्त होगा। दूसरा आता है बहुइष्टतम हल या वैकल्पिक हल, यानी कि मल्टीपल सॉल्यूशन। तो बहुइष्टतम हल कैसे प्राप्त होता है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, ये ग्राफिकल अपना मेथड है ना, है ना, ये अपना ग्राफिकल मेथड है ना, ये मान लेता हूँ P और ये Q, है ना। तो P और Q पर अगर जो अपने पास एलपीपी मान हो, मैक्सिमम आ रही है मिनिमम आ रही है, दो बिंदुओं पर मैक्सिमम या मिनिमम आ रही है, तो ऐसी कंडीशन पे P और Q रेखा पर जो इसके जो हल होंगे वो क्या होगा, अनंत होगी, क्योंकि इस रेखा को मिलाते हैं, तो P और Q बिंदु को मिलाते हैं तो एक रेखा प्राप्त होती है। तो रेखा पर कितनी भी
कितने भी अनंत बिंदु हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में जो अगर दो दो हल आ रहे हैं, यानी कि किसी एलपीपी का दो बिंदु पर हल आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या प्राप्त होगा, बहुइष्टतम हल या वैकल्पिक हल प्राप्त होगा। तीसरा आता है अपरिबद्ध हल। अपरिबद्ध हल का प्राप्त होता है जब इस अपन ग्राफ में बिल्कुल ये वाला अपरिबद्ध क्षेत्र का अपन प्राप्त करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अपरिबद्ध हल प्राप्त होता है। कोई सुसंगत हल नहीं है। तो कोई सुसंगत हल कब नहीं होगा, जब अपन ग्राफ में मान लो ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है, इसका इसका जो एरिया आ रहा है बाहर की तरफ और इसका एरिया आ रहा है क्या, अंदर की तरफ। तो ऐसी कंडीशन में कोई कॉमन एरिया नहीं आ रहा, तो ऐसी कंडीशन में एलपीपी का हल अपन नहीं निकाल सकते। तो ऐसी कंडीशन में क्या प्राप्त होगा, नो फेजिबल सॉल्यूशन। तो ग्राफिकल मेथड अपन बिल्कुल ग्राफ बनाकर किसी दो दो इक्वेशन दे सकते हैं, दो चरों वाली, जिसमें अपन ग्राफ बनाकर अपन देख सकते हैं अद्वितीय इष्टतम हल आ रहा है, बहुइष्टतम हल या वैकल्पिक हल आ रहा है, या अपरिबद्ध हल या कोई सुसंगत हल नहीं है। तो वहां पर ऑप्शन में पूछ लेगा कि इस एलपीपी का कौन सा हल है ना। सब फिर उसके बाद करते हैं ग्राफिकल मेथड, ग्राफ बनाकर अपन सोल्व कर सकते हैं। फिर अब आता है आधारी हल। आधारी हल जो होता है, आधारी हल भी एलपीपी को सोल्व करने का एक तरीका है। यहाँ से आधारी हल अपन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आधारी हल को पहचानेंगे। तो आधारी हल को पहचानने की जो कंडीशन होगी, प्रतिबंध जो भी एलपीपी में देखो अपने पास वो होता है मैक्सिमम मिनिमम होता है, और फिर होता है प्रतिबंध निकाय, और फिर होता है वो कंडीशन होती है। तो जो भी प्रतिबंध होते हैं वो किस में होना चाहिए, समीकरण में, इक्वेशन में होना चाहिए। सबसे पहली खास बात है कि आधारी हल ज्ञात करने के जो अपने पास पहचान होगी कैसे होगी, एलपीपी समीकरण में होनी चाहिए। दूसरा है कि प्रतिबंध जो निकाय में किसकी संख्या, चरों की संख्या समीकरणों की संख्या से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। यानी कि जो चरों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल इज ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, नंबर ऑफ इक्वेशन। यानी कि मैं बात करता हूं जैसे कि x1 x2 x3 इक्वल टू 2 है ना, और ये 2x1 x2 3x3 इक्वल टू 1। तो यानी कि देखो ये दो इक्वेशन दे रखी है एलपीपी की, यहाँ पर देखो चरों की संख्या तो कितनी है, 3 है, और लेकिन समीकरण कितनी अपने पास 2 है। तो ऐसी कंडीशन में अपन आधारी हल निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक अपन ने जान लिया है, बाकी आधारी हल कैसे निकलेगा उसके आगे अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी अपन ने आधारी हल जाना था। आधारी हल जो पहचान होता है, सबसे पहले प्रतिबंध क्या होना चाहिए, समीकरण में होना चाहिए, और नंबर ऑफ वेरिएबल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशन होना चाहिए, तब जाके अपन आधारी हल निकाल सकते हैं। अब आधारी हल कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले n को मैंने बोला चर और m को बोला समीकरण। तो यानी कि आधारी एलपीपी में प्रतिबंध निकाय में n चर और m समीकरण हो, और क्या कंडीशन है, चरों की संख्या है ना क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वेशनों की संख्या, तब जाके आधारी हल ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले क्या करते हैं, n-1 जो चर होंगे, यानी कि n का मान कुछ भी हो सकता है 3, और इसका मान कितना हो, n का मान हो सकता है 2, तो 3 - 2 यानी कि 1, यानी कि एक चर को, यानी कि कोई सा भी चर हो सकता है, कितने चर हो सकते हैं, अधिकतम 3 चर हो सकते हैं। तो एक चर को यानी कि x1 को या फिर x2 को बराबर 0, यानी कि n-1 चरों को शून्य रखते हुए फिर क्या करेंगे अपन, समीकरण को सोल्व करेंगे। यानी कि x1 बराबर 0, तो अपने पास दो समीकरण आ जाएगी, वहां से हम दोनों समीकरण से x2 x3 का मान निकालकर फिर अपने पास जो हल प्राप्त हो जाएगा वो आधारी हल है ना। तो वो जो सवाल आएगा तब अपन सीखेंगे, बाकी तो अभी बेसिक पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा आधारी चर और अआधारी चर। तो आधारी चर क्या होता है, बेसिक वेरिएबल जिन चरों को अपन शून्य के बराबर नहीं रखते हैं उनको क्या कहते हैं, आधारी चर कहते हैं। जो भी चर होगा, जैसे कि अपन x1 x2 x3 की इक्वेशन है, अगर मैंने x1 बराबर 0 को शून्य के बराबर रख दिया, बाकी x2 x3 को नहीं रखा, तो जो x2 x3 चर होंगे वो क्या होंगे, आधारी चर होंगे। अब अआधारी चर जिन चरों को अपन शून्य के बराबर रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, अआधारी चर, यानी कि नॉन बेसिक वेरिएबल। यानी कि जैसे कि मैंने x1 बराबर 0 को अगर शून्य के बराबर रखा, तो ऐसी कंडीशन में वो कौन सा चर होगा, अआधारी चर होगा। फिर आता है, मैंने नोट लिखा, इंपॉर्टेंट नोट है कि यहाँ पर तीन अपने पास नोट मैंने बहुत अच्छे से की, क्योंकि अपने पास सबसे पहले आधारी हल ज्ञात करने के लिए देख लेंगे। आधारी हल तभी विद्यमान होगा जब आधारी चरों के जो गुणांक होंगे
से प्राप्त सारणिक होगी क्या होगी, अशून्य होगी। यानी कि जो आधारित चर होंगे उनसे गुणांक जो होंगे उनकी सारणिक जो बनेगी वो इक्वल टू, अगर जीरो आ रही है तब अपन आधारित हल ज्ञात नहीं कर सकते। अगर इज नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है यानी कि अशून्य, उस सारणिक का मान अगर अशून्य आता है तो अपन आधारित हल ज्ञात कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी क्या है कि अर्थात, अर्थात क्या, आधारित चर के संगत सदिश क्या होंगे, रैखिक स्वतंत्र या एकघात स्वतंत्र होंगे। ऐसी कंडीशन में आधारित चर के जो संगत सदिश होगा वो क्या होंगे, रैखिक स्वतंत्र या एकघात स्वतंत्र होंगे। फिर आधारी हल जो होंगे उनकी अधिकतम संख्या कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला क्वेश्चन से बन सकता है यहाँ से कि आधारी हल की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो कुछ नहीं, अपन n कॉम्बिनेशन वाला सूत्र लगा देंगे, NCM वाला। तो इसका सूत्र होता है NCM क्योंकि से फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n माइनस 1। तो NCM यानी कि मैक्सिमम अपन कितने आधारी हल ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो n का मान रख देंगे और m का मान, जैसे कि अपने पास NCM का मतलब यानी कि n का मान कितना है 3 और m का मान 2 है, तो यहाँ 3 से 2 ज्ञात कर लेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट ये पूछता है एग्जाम में कि आधारी हलों की सदिश संख्या क्या होती है, आधारी जो हल होंगे उनकी संख्या क्या होगी, हमेशा क्या होगी, परिमित होगी। यानी फिक्स, यानी कि 2 हो सकते, 3 हो सकते, लेकिन अनंत नहीं हो सकते। तो एलपीपी के जो आधारी हल होंगे अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, उनकी परिमित हो सकती है। और अधिकतम संख्या कैसे वो निकालेंगे, एनसीएम होगी। और जो सदैव हलों की जो संख्या होगी सदैव क्या होगी, परिमित होगी। तो फिर आगे इसका जो सवाल करने का तरीका वो भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे आधारी हल के प्रकार। आधारी हल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है अपने पास, आरपीएससी सेकंड ग्रेड बनाती है। सबसे पहले देखो अनअपभ्रष्ट आधारी हल, यानी कि नॉन डिग्निरेट बेसिक सॉल्यूशन, है ना। तो अनअपभ्रष्ट आधारी हल कब होगा, जब कोई आधारित चर शून्य नहीं हो, यानी कि कोई भी आधारित चर है ना शून्य नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा हल प्राप्त होगा, अनअपभ्रष्ट आधारित हल। लेकिन और दूसरा आता है अपभ्रष्ट आधारित हल, यानी कि डिग्निरेट बेसिक सॉल्यूशन। तो ऐसी कंडीशन में अगर कम से कम, क्योंकि वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, अगर कम से कम एक आधारी चर भी शून्य हो तो ऐसी कंडीशन में अपन कह देंगे कि वो जो हल होगा अपभ्रष्ट आधारित हल होगा। तो यहीं से कई बार पूछ लेता है कि जो एलपीपी दे देगा वो पूछ लेगा कि इसका कौन सा हल है, अपभ्रष्ट हल है या अनअपभ्रष्ट हल है। तो अपन को मालूम होना चाहिए कि अनअपभ्रष्ट की कंडीशन क्या होगी, कोई आधारित चर, यानी कि कोई भी आधारित चर शून्य नहीं हो तो अपन बोल देंगे नॉन डिग्निरेट बेसिक सॉल्यूशन। अगर डिग्निरेट बेसिक सॉल्यूशन की बात करता हूं तो कम से कम एक वेरिएबल भी क्या होना चाहिए, चर शून्य हो, तो ऐसी कंडीशन में अपभ्रष्ट आधारित हल होगा। फिर अपन मैंने नोट लगाया, इंपॉर्टेंट है कि एलपीपी का इष्टतम हल क्या कहलाता है, आधारी हल पर, आधारी सुसंगत हल पर प्राप्त होगा। तो अगर कोई पूछ ले आपसे कि एलपीपी का इष्टतम हल किस पर प्राप्त होगा, तो आधारी सुसंगत हल पर प्राप्त होता है। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन से लिखा है 2014 में आया हुआ सेकंड ग्रेड में, क्या है अपने पास, यदि एक एलपीपी के आधारित सुसंगत हल के सभी चर धनात्मक हो, है ना, यानी कि सभी चर धनात्मक हो तब इसका हल कहलाता है। अब देखो इन डेफिनेशन से ही पूछ लिया, देखो क्वेश्चन को समझना, एक एलपीपी के आधारित सुसंगत हल के सभी चर यानी जितने भी वेरिएबल है वो क्या हो, धनात्मक हो तब इसका हल कहलाता है। तो अब वहां पर ऑप्शन दे रखे थे, यानी कि सभी, अब यहाँ से क्वेश्चन अपने पास आंसर प्राप्त होगा, सभी चर क्या होंगे, धनात्मक होंगे, यानी कि सभी चर धनात्मक होंगे, यानी कि सारे पॉजिटिव होंगे। एक भी कोई भी चर शून्य होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पर शून्य नहीं होगा, तो शून्य, कोई भी आधारित चर शून्य नहीं है, तो अपन ऐसी कंडीशन में क्या बोलते हैं, अनअपभ्रष्ट आधारी हल। तो इसका जो आंसर होगा अनअपभ्रष्ट आधारी हल, यानी कि नॉन डिग्निरेट सॉल्यूशन। इसके आगे अपन पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। तो जो बेसिक था अपन ने अभी जान लिया था कि आधारी हल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आधारी हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पहचानना है एलपीपी को, एलपीपी समीकरण में होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि समीकरणों के चरों की संख्या समीकरणों की संख्या से ज्यादा होनी चाहिए, तभी अपन एलपीपी का आधारी हल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन सब कुछ समझा दिया। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ पर पूछ लेगा कि एलपीपी का प्रतिबंध दिखाई दे रखा है और क्या निकालना है, आधारी हल। आधारी हल निकालने के लिए वही चर कितने हैं, देखो 3 चर, 1 2
2 और 3। तो n बराबर यानी कि n को अपन किससे डिनोट करते हैं, चरों की संख्या। तो n बराबर कितना है यहाँ पर 3। और समीकरण कितनी है, देखो समीकरण 1 है और दूसरी समीकरण यानी दो इक्वेशन है, तो n का मान कितना है यहाँ पर 2 है। तो अगर क्वेश्चंस में इसी, वैसे तो आधारी हल पूछा है लेकिन मैं सारी बात बताता हूँ एक ही क्वेश्चंस में। अगर अधिकतम आधारी हल की संख्या पूछता है, तो अधिकतम आधारी हलों की संख्या पूछता है, तो अपना सूत्र लिखा रखा है मैंने NCM। तो n का मान कितना है 3 और m का मान 2 है, तो 3c2, और इसको सोल्व करेंगे तो इसका कितना आंसर आएगा 3। तो यानी कि इस समीकरण से अपन अधिकतम कितने आधारी हल प्राप्त कर सकते हैं, 3। मतलब 3 तो हल प्राप्त कर सकते, यानी कि 3 से कम भी प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने प्राप्त होंगे, 3 से ज्यादा प्राप्त नहीं होंगे। तो फिर अब आधारी हल ज्ञात करने के लिए मैंने लिखा रखा है सब कुछ पीछे। आधारी हल ज्ञात करने के लिए n - m चरों को शून्य रखते हैं, तो यहाँ से n - m निकालेंगे तो 3 - 2 कितना, एक चर, यानी कि एक चर को शून्य के बराबर रखते हैं। तो आप कैसे सोल्व करेंगे, अब सपोज करो यहाँ पर 3 चर है, तो किसी भी चर को अपन शून्य के बराबर रखेंगे और उनके अलावा दोनों मान निकालेंगे। तो x1 बराबर मैंने 0 रखता हूँ, तो इस समीकरण में x1 तो 0 हो जाएगा, बाकी ये दोनों इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ से x2 और x3 का मान आ जाएगा। तो अपने पास x1 का मान रख देंगे, x2 का मान रख देंगे, x3 का मान, तो जो अपने पास एक पहला हल प्राप्त हो जाएगा ऐसी कंडीशन में। इसी प्रकार दूसरे के लिए अपन बात करेंगे, x2 बराबर 0 रखेंगे तो दो समीकरण बन जाएगी, तो यहाँ से x1 और x2 x3 के मान प्राप्त हो जाएंगे, तो एक और हल आ जाएगा 103। फिर इसी प्रकार x3 बराबर 0 रख देंगे तो अपने पास x1 और x2 के मान आ जाएंगे, तो 2 और 1 0। तो देखो मैक्सिमम आधारी हल कितने थे, 3। तो देखो 3 ही हल प्राप्त हो रहे हैं, 1 2 3। तो 3 हल प्राप्त करने का सिंपल सा तरीका था, किसी भी चर को 0 के बराबर रखो और उन दोनों समीकरणों को सोल्व करके उनके मान निकाल लो, तो अपने पास आधारी हल 3 आधारी हल प्राप्त हो जाएंगे। अब 3 आधारी हल प्राप्त हो जाएंगे, इसके अलावा अगर पूछ ले क्वेश्चंस में कि यहाँ पर अनअपभ्रष्ट आधारी हल कितने होंगे, तो अनअपभ्रष्ट आधारी हल का मतलब क्या होता है कि कम से कोई भी चर जो होगा 0 नहीं होगा, यानी कि इनके अलावा जो अपन 0 लेते हैं इनके अलावा जो भी चर होंगे उनका मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो कोई भी आधारी हल में चर 0 नहीं होगा, तो देखो इन दोनों के मान 0 आएगा, नहीं आएगा, इन दोनों के मान नहीं आ रहे, इन दोनों के मान नहीं आ रहे, तो अपना जो अनअपभ्रष्ट होंगे ये तीनों हल होंगे, है ना। अगर किसी का भी यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक 0 होता तो वो अनअपभ्रष्ट नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अपभ्रष्ट आधारी हल। आप पूछ सकते हैं कि अपभ्रष्ट आधारी हल होंगे क्या, नहीं होंगे, एक भी हल नहीं होगा। अपभ्रष्ट के लिए कम से कम एक चर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो 0 किसी की दोनों में से 0 कोई भी नहीं आ रहा, तो अपभ्रष्ट आधारी हलों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। अनप्रभ्रष्ट आधारी हल कितने होंगे, 3 होंगे। फिर उसके बाद आता है आधारी सुसंगत हल। आधारी सुसंगत हल मतलब है, सुसंगत हल का मतलब होता है कि जो भी ऋणात्मक प्रतिबंध सहित संतुष्ट करता है, तो जो भी अपने पास हल में जिसका मान नेगेटिव होगा उसको नहीं लेंगे। तो देखो 3 हल है, 3 हल में कौन से वेरिएबल का मान नेगेटिव है, पहले वाले का, और बाकी दोनों सारे मान क्या होंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आधारी सुसंगत हल दोनों दो आ जाएंगे अपने पास, 103 और 2103 210। फिर इसके आगे अपन बात करते हैं अभी फिर जो टॉपिक होगा। तो अभी अपन ने आधारी हल क्या होता है, किसी भी एलपीपी का आधारी हल कैसे निकालते हैं अपन ने सब जान लिया अच्छे से, है ना, बिल्कुल क्लियर है। वहां से एक क्वेश्चन 100% बनेगा। अब बात आता है जो अपने पास टॉपिक दे रखा है अवमुख समुच्चय, डेफिनेटली लिख लो, एक क्वेश्चन आएगा, है ना। अभी फर्स्ट गेट में भी आया हुआ है, सेकंड गेट में डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ, देखना इसको अच्छे से। अवमुख समुच्चय यानी कि उत्तल समुच्चय भी बोल सकते हैं, वहां पे नाम पूछ लेगा कि अवमुख समुच्चय का दूसरा नाम क्या है, उत्तल समुच्चय, या इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स सेट। अब कोई भी समुच्चय होगा वो अवमुख समुच्चय होगा या नहीं, उसकी कैसे पहचान करेंगे, मात्र 1 सेकंड में अपन चित्र बनाकर आसानी से पहचान कर सकते हैं। मैंने डेफिनेशन लिख रखी है कि समुच्चय x यानी कि कोई भी समुच्चय दे रखा है, मैं किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी कि कोई भी अपने पास समुच्चय है उनमें कोई भी दो बिंदुओं को अगर मिलाते हैं तो जो रेखाखंड प्राप्त होगा वो पूर्णतः समुच्चय x में हो, यानी कि उसी समुच्चय में होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, अवमुख समुच्चय कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड
उसी समुच्चय में आए तो अपन कहते हैं कि वो क्या होगा, अवमुख समुच्चय होगा। तो अब मैंने जैसे कि ये वृत्त बनाया यानी कि सर्कल बनाया है, अब सर्कल जो बनाया है यहाँ पे कोई भी दो बिंदु ले लेंगे अपन, यानी कि दो बिंदु को मिलाना है, इन दोनों बिंदु का कोई भी दो बिंदु ले लो, ये बिंदु ले ले, ये ले लिया, इन दोनों बिंदु को मिलाता हूँ तो देखो पूर्णतः अपने पास जो रेखाखंड बन रहा है वो इसी इसी के अंदर यानी कि इसी वृत्त में आ रहा है, यानी कि इसी समुच्चय में आ रहा है, तो ये कौन सा होगा, अवमुख समुच्चय होगा। इसी प्रकार त्रिभुज ले लिया मैंने, त्रिभुज में दो अपन ने बिंदुओं को मिला लिया, एक रेखा प्राप्त होगी, ये रेखा इसी त्रिभुज में आ रही है, ये ऐसा तो नहीं कि यहाँ से बाहर जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये भी क्या होगा, अवमुख समुच्चय होगा। अब मैंने कोई ये अपन ने लिया है समुच्चय, समुच्चय लिया है, यहाँ से अपन ने देखो देखो अब जैसे कि ये बिंदु ले लिया, ये बिंदु तो अपने पास इसमें प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इस बिंदु, एक बिंदु यहाँ ले लिया और एक बिंदु ये रेखाखंड ले लिया, तो ये रेखाखंड इस एरिया में यानी कि अंदर वाले एरिया में आ रहा है क्या, अब आधा भाग तो बाहर आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो होगा अवमुख समुच्चय नहीं होगा। इसी प्रकार अपन यहाँ पर देखेंगे बाकी इन दोनों को बिंदु को मिला के ये तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, तो इसके अंदर जो ये पूरा रेखाखंड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ऐसी कंडीशन में ये भी अवमुख समुच्चय नहीं होगा। तो अवमुख समुच्चय यानी कि चित्र बनाकर अपन आसानी से देख लेंगे कि क्या होगा कि वो जो भी रेखाखंड होगा अगर समुच्चय में प्राप्त आ रहा है तो वो अवमुख समुच्चय होगा, अगर समुच्चय से बाहर जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अवमुख समुच्चय नहीं होगा। तो यहाँ से अपन चित्र बनाकर डायग्राम बनाकर किसी भी इक्वेशन का अपन देख सकते हैं। अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन पूछ ले तो क्या होगा कि कोई भी बिंदु ले लेने की x1 उसी समुच्चय से बिलोंग कर रहा है, इसी तरह दूसरा बिंदु x2 उसी समुच्चय से बिलोंग कर रहा है यानी कि उसी समुच्चय में है, तो वो तीसरा बिंदु यानी इन दोनों x1 और x2 में कोई, जैसे कि अपने पास एक बिंदु ले लिया और एक x2, यहाँ पर दो बिंदुओं से मिला दिया मैंने, एक रेखाखंड प्राप्त हो गया। अब इन दोनों के बीच में कोई सा भी तीसरा बिंदु ले लो x3, वो भी इसी रेखाखंड में अगर प्राप्त हो रहा है तो अपन कह देंगे कि वो क्या होगा, अवमुख समुच्चय होगा। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कहती है कि x1 बिलोंग्स टू x, x2 बिलोंग्स टू x, तो x3 इक्वल टू लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 बिलोंग्स टू x, यानी कि ये x3 अगर इस कंडीशन को x3 बराबर क्या आता है, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, ये कंडीशन भी x में बिलोंग्स कर रही है, तो अपन कह देंगे कि वो क्या होगा, अवमुख समुच्चय होगा। और यहाँ पर ये कंडीशन हर बार पूछता है कि लैम्डा जो होगा किन के बीच में होगा, तो लैम्डा जो होगा 0 से लेकर 1 के बीच में या फिर बराबर होगा। तो यहाँ से अपन ने मैथमेटिकल डेफिनेशन की भी बात कर ली। अब आते हैं अधिसमतल। अधिसमतल क्या होता है, यानी कि हाइपरप्लेन क्या होता है कि जो रेखिक संबंध को संतुष्ट करने वाले बिंदुओं का समुच्चय, जो समीकरण होगी वो किसमें होगी, रेखिक संबंध में होगी, तो उनको बोलेंगे अधिसमतल बोलेंगे। तो अधिसमतल देखो जैसे कि मैंने लिखा x1 a1 x1 प्लस a2 x2 इक्वल टू b, तो ये देखो इनमें लीनियर है यानी कि इनकी घात क्या कितनी है, चर की घात कितनी है, 1 1 है, तो रेखिक संबंध को संतुष्ट कर रही है। इसी तरह अधिसमतल के भाग की बात करता हूँ, तो भाग बहुत सारे के होते हैं, जैसे कि अगर अपने पास a1 x1 प्लस a2 x2 ये तो समीकरण है, अगर लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो उसको बोलेंगे अपन अर्ध संवृत समष्टि। और अगर अपने पास इक्वल में भी लगा जैसे कि लेस देन, ओनली इक्वल और ऐसे ग्रेटर देन हो, इनके इनके बीच में इक्वल नहीं आ रहा तो अपन बोलेंगे अर्ध विवृत समष्टि। अब मैंने इसके आगे अपन वो थ्योरम की बात करते हैं जो डेफिनेटली आती है। तो अभी अपन ने अवमुख समुच्चय की बात करी थी, फिर यहाँ पर अपन कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है वहां से 100% एक थ्योरम आ सकती है ना। तो सबसे पहले मैंने सारी थ्योरम लिख दी, इसके अलावा बात करते हैं। तो ध्यान देना सबसे पहले क्या है, संवृत अर्ध समष्टि, संवृत अर्ध समष्टि और विवृत अर्ध समष्टि मैंने सब समझा दिया पीछे है ना। तो संवृत अर्ध समष्टि और विवृत अर्ध समष्टि क्या होते हैं, अवमुख समुच्चय होते हैं। तो मैंने लिखा कि अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि संवृत अर्ध समष्टि है तो डायरेक्ट अपन कह देंगे कि अवमुख समुच्चय है, और इसी प्रकार विवृत अर्ध समष्टि अवमुख समुच्चय है या नहीं तो कह देंगे कि अवमुख समुच्चय होते हैं। अब बता रखा कि इस टाइप के अगर तुम्हें इक्वेशन दिख जाए तो अपन डायरेक्ट कह देंगे बिना चित्र डायग्राम बना के अवमुख समुच्चय है। फिर इसी प्रकार इंपॉर्टेंट है सेकंड गेट 2010 में बनी हुई कि प्रत्येक अधिसमतल अवमुख समुच्चय होता है, यानी कि एवरी हाइपरप्लेन इज कॉन्वेक्स सेट, यानी कि प्रत्येक
अधिसमतल, और अधिसमतल कैसे होता है यानी कि इक्वेशन के रूप में हो तो उसे कहते हैं अधिसमतल। तो जो भी अधिसमतल होगा वो 100% क्या होगा, अवमुख समुच्चय होता है। यानी कि कहीं भी अगर ऐसी इक्वेशन दिख जाए तो डायरेक्ट क्या कर देगा अपन, अवमुख समुच्चय है। इसी प्रकार इंपॉर्टेंट है आ चुकी है एग्जाम में कि अवमुख समुच्चय, दो अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन भी क्या होता है, अवमुख समुच्चय होता है। यानी कि दो अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन भी क्या होता है, अवमुख समुच्चय होता है। फिर आप बात करते हैं सुसंगत संचयों का समुच्चय भी क्या होता है, अवमुख समुच्चय होता है। तो जो सुसंगत संचय होंगे यानी कि बिल्कुल फेजिबल संचय होंगे, कॉम्बिनेशन होगा, उनका समुच्चय भी क्या होगा, अवमुख समुच्चय होता है। चौथा पॉइंट क्लियर। पांच, ये ऐसे कैसे अपन को ध्यान में याद रखती, वहां पे स्टेटमेंट आ सकता है अपने पेपर में। अवमुख समुच्चय, अवमुख संचयों का समुच्चय भी क्या होता है, अवमुख समुच्चय होता है। तो जो अवमुख संचय हो गए उनका समुच्चय भी क्या होगा, अवमुख समुच्चय होगा। तो छठा है अपने पास, पांचों भी कंप्लीट। निकाय Ax बराबर b के सभी सुसंगत हल यानी कि फेजिबल सॉल्यूशन के अवमुख समुच्चयों का प्रत्येक चरम बिंदु, प्रत्येक चरम बिंदु आधारित सुसंगत हल होता है और इसका विलोम भी सत्य है। तो जो अवमुख समुच्चय जैसे जैसे कि अपने पास वृत्त है, वृत्त की पूरा अवमुख समुच्चय है। अगर चरम बिंदु क्या होता है, जो बिल्कुल चरम सीमा पर हो, बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट हो, उनको बोलते हैं चरम बिंदु। तो जो चरम बिंदु होंगे, प्रत्येक चरम बिंदु क्या होता है, आधारित सुसंगत हल होता है। तो वो पूछ सकता है कि अवमुख समुच्चय का प्रत्येक चरम बिंदु क्या कहलाता है, आधारित सुसंगत हल होता है और उसका विलोम सत्य भी होगा। तो आगे और थ्योरम बची है, अपन बात करते हैं। तो अवमुख समुच्चय की थ्योरम अपन ने बात कर ली थी, फिर और दो तीन थ्योरम और बची रही है, इनको भी अपन कंप्लीट करते हैं। तो क्या होगा अपने पास, सबसे पहले जो दे रखा है, निकाय Ax बराबर b के सुसंगत हलों का अवमुख समुच्चय बहुभुज हो, क्या हो, बहुभुज हो, यानी कि बहुफलकी हो, कुछ भी हो सकता है। तो जो सुसंगत हलों का जो अवमुख समुच्चय होगा वो क्या होगा, बहुभुज हो। अवमुख बहुभुज होता है, क्या होता है, अवमुख बहुभुज होता है जिसका कम से कम एक चरम बिंदु चरम बिंदु इष्टतम हल को व्यक्त करता है। तो कुछ भी नहीं है, सबसे नॉर्मल है कि जो सुसंगत हलों का अवमुख समुच्चय अवमुख बहुभुज होता है जिसके कम से कम उस एक चरम बिंदु किसको व्यक्त करता है, इष्टतम हल को व्यक्त करता है। फिर दूसरा क्या है, सेकंड ईयर 2011 में ऐसा कैसे एक बात आई हुई है कि सुसंगत हलों के अवमुख समुच्चयों के चरम बिंदुओं की संख्या क्या होती है, यहाँ पर ऑप्शन दे देगा, अनंत होती है या परिमित होती है, कुछ भी हो सकती है। तो सुसंगत हलों के अवमुख समुच्चयों के चरम बिंदुओं की संख्या क्या होती है, सीमित होती है। फिर बात करते हैं तीसरी कि यदि निकाय Ax बराबर b में समीकरणों की संख्या क्या है, m होती हो तो एक चरम बिंदु में अधिकतम m क्या हो सकते हैं, अशून्य चर हो सकते हैं। तो यानी कि अगर समीकरणों की संख्या m हो तो अधिकतम चरम बिंदुओं में अधिकतम m अशून्य चर होते हैं। और लास्ट वाली इंपॉर्टेंट है कि LVP के उद्देश्य फलन का निम्नतम मान किस पर प्राप्त होता है, उसके सुसंगत हलों के अवमुख समुच्चयों के किसी एक चरम बिंदु पर होता है। तो यानी कि जो LVP का न्यूनतम मान यानी मिनिमम मान उसके सुसंगत हलों के अवमुख समुच्चयों के किसी एक चरम बिंदु पर प्राप्त होता है। तो अपन ने जो क्विक रिवीजन में बात करी थी जिसमें LVP बुक को लिया है और यहाँ तक अपन ने पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया है ग्राफिकल मेथड से कॉन्वेक्स सेट्स तक। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में सिंप्लेक्स मेथड की। थैंक यू वेरी मच।